बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग माशाल्लाह से ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग कहेंगे मैं हर टॉपिक को ही बहुत इंटरेस्टिंग कहती हूँ। एक्चुअली होल फार्माकोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। तो टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट इम्यूनोफार्माकोलॉजी. Definitely, immunopharmacology means the pharmacology of immune system. Pharmacology means the effects of the drug on the living system, and immunopharmacology means the effects of the drug on the immune system. Okay. सो आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ड्रग्स अफेक्टिंग ऑन द इम्यून सिस्टम और द ड्रग्स विच आर मॉड्यूलेटिंग द इम्यून सिस्टम. हम बेसिकली उन ड्रग्स को अपने इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स सी. ऑफ कोर्स जब हम बात कर रहे हैं इम्यूनोफार्माकोलॉजी की, तो एक थोड़ा सा आप रिकॉल कर लीजिए कि व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम. ऑफ कोर्स इम्यून सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द होस्ट फ्रॉम हार्मफुल फॉरेन मॉलिक्यूल्स. इम्यून सिस्टम इज़ बेसिकली योर डिफेंसिव सिस्टम. That is the defensive system of our body, and it protect from the harmful noxious material, foreign material. वो foreign material कोई भी हो सकता है, वो कोई भी माइक्रोब हो सकते हैं, कोई एलर्जेंस हो सकते हैं, कोई टॉक्सिक मटेरियल हो सकता है, टॉक्सिन हो सकता है, कोई नॉक्शियस मटेरियल हो सकता है. ओके, इसको अगर हम क्लासिफाई करें, आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करो तो आप लोगों को याद होगा कि इम्यून रिस्पॉन्सेस दो तरह के होते हैं, या इम्यून जो सिस्टम है, इम्यूनिटी है, उसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं. एक वो होती है जो कि नॉन स्पेसिफिक जनरल होती है, और एक वो होती है जो स्पेसिफिक होती है. नॉन स्पेसिफिक दरअसल इनेट टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है, और आपको पता ही चल रहा होगा नाम से कि ये इनेट है. तो ये बेसिकली डिफ्रेंशिएट करती है फॉरेन और जो नेटिव मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान. ये इंस्टिंक्ट होती है, इनेट होती है, बाय बर्थ होती है. आप इसको जेनेटिक कह सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक हो सकती है. और इसमें जो जो चीज़ें या जो जो पार्टिसिपेशन होती हैं सेल्स की, उनमें फेगोसाइट्स होते हैं, ठीक है. और उसमें ऑल टाइप ऑफ डब्ल्यू यानी ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स आप लोगों को मालूम है कि ल्यूकोसाइट्स हमारी बॉडी के दरअसल वैरियर्स हैं. ये बेसिकली सोल्जर्स हैं जो कि लड़ते हैं किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है. डेंड्राइटिक सेल, इवन मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ये सब डब्ल्यू की टाइप ही हैं. और जो फर्स्ट है वो आपके बैरियर्स के तौर पर काम करते हैं. इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये इंडिकेट करता है कि आपका जो नॉन स्पेसिफिक या इनेट इम्यून सिस्टम है वो यहाँ एक्टिव हो गया. आपकी जो स्किन है, आपकी जो स्किन सबसे पहले काम करती है, फिर उसके बाद आपके ये न्यूट्रोफिल्स वगैरह आ जाते हैं. ओके. और अगर स्पेसिफिक की बात करूं, जिसको हम एडेप्टिव भी कहते हैं, जो कि बाय बर्थ नहीं है, जेनेटिक नहीं है, और ये स्पेसिफिक होती है, एक पर्टिकुलर किसी भी फॉरेन मटेरियल के अगेंस्ट स्पेसिफिक होती है. इसमें आप फिर अगेन इसको डिवाइड कर सकते हैं. ये फिर दो तरह की होती है. थोड़ा सा रिकॉल करो. एक वो होती है जो ह्यूमोरल होती है, ठीक है ना. ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है, और एक वो होती है जो कि दरअसल एंटीजन एंटीबॉडी होती है. और एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होती है, जिसमें आपके जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं. ओके. तो आप लोग देखो बच्चों के बी लिम्फोसाइट्स, जिनको हम बी सेल्स कहते हैं, और ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, ह्यूमोरल रिस्पॉन्सेस में इन्वॉल्व होते हैं, बिफोर इन्फेक्शन या इन्फिल्ट्रेशन काम करते हैं. दूसरी तरफ जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये भी बोन मैरो में ही होते हैं, लेकिन ये मेच्योर जाके थाइमस में होते हैं, और यही रीज़न है कि हम इनको टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं. और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्सेस हैं, इनमें हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं. एंड वंस दीज टी सेल्स एंड बी सेल्स आर एक्टिवेटेड, तो फिर ये डिफ्रेंशिएट होते हैं और डिवाइड होते हैं, एंड दे कॉजेज द साइटोकाइन एंड लिम्फोकाइन रिलीज, ठीक है. बी सेल्स आप लोगों को याद ही होगा कि ये बेसिकली एंटीबॉडीज़ बनाते हैं. ओके. तो बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इस तरह से जो आपकी जो ह्यूमोरल टाइप की इम्यूनिटी है उसमें अपना रोल प्ले करते हैं. टी सेल्स की बहुत सारे टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं. हेल्पर टी सेल होते हैं, साइटोटॉक्सिक होते हैं, रेगुलेटरी होते हैं, ठीक है. ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स की टाइप्स हैं,
और ये आपकी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हेल्पर टी सेल्स जो हैं ये CD4 प्रोड्यूस करते हैं। CD4 भी आपको पता है एक प्रोटीन है जो कि क्लास 2 MHC के साथ बाइंड करती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर। ठीक है, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया था कि ये भी प्रोटीन्स होती हैं। और जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं ये CD8 प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, और याद रखो कि ये MHC1 के साथ बाइंड करते हैं। कुछ रेगुलेटरी सेल्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम की जो एक्सेसिव, जिसे आप सप्रेसर सेल भी कहते हैं, जो एक्सेसिव इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन होती है ना, ये बेसिकली उसको ब्लॉक करते हैं। ओके ओके जी, एक टर्म आती है हमारे पास इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स की। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स आर दोज ड्रग्स जो आपके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करें, ईदर वो सप्रेस करें और ईदर वो स्टिमुलेट करें। अगर वो सप्रेस कर रहे हैं तो आप उनको इम्यूनो सप्रेसेंट्स कहेंगे, और अगर वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करें तो फिर हम उनको इम्यूनो स्टिमुलेंट्स कहेंगे। तो जनरली आप इम्यूनो मॉड्यूलेटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ओके वही बात जो मैंने आपको अभी बताई, ये सब वही है। अच्छा आप देखें, एक बात ये याद रखो स्टूडेंट्स के, इम्यून सिस्टम नॉर्मली एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है आपके जो फॉरेन मटेरियल्स हैं या जो आपके टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उन फॉरेन सब्सटेंसेस से कॉम्बैट करने में, लड़ने में। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम ना करे तो फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं जहाँ इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, डेफिशिएंट हो जाता है। तो इन केसेस में फिर हमें इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं जहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा होता। ठीक है, यही वजह है कि इनका जो रोल है इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स का वो है प्रिवेंटिंग द रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन और टिश्यू ग्राफ्ट। जब भी हम कोई सॉलिड ऑर्गन या बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस वक्त बॉडी रिजेक्ट कर जाती है, उस बाहर से उस ट्रांसप्लांटेशन को एक्सेप्ट नहीं करती है। वहाँ पर फिर हमें इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स और पर्टिकुलरली इम्यूनो सप्रेसेंट्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह से अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, आप पढ़ चुके हैं बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं। इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे कॉमन एग्जांपल है जो कि एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है। इसमें हम इन अपने इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स इवन इम्यूनो सप्रेसेंट्स जो हैं वही यूज़ करते हैं। इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ ऐसी डिजीज़ जहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो रहा है, इम्यूनिटी आपकी डाउन जा रही है, उन केसेस में हम फिर इम्यूनो मॉड्यूलेटर और दूसरे लफ्ज़ों में आप इम्यूनो स्टिमुलेंट्स यूज़ करते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करवाएंगे। ओके तो इम्यूनो सप्रेसेंट्स एक दूसरी कैटेगरी हुई, एक इम्यूनो सप्रेसेंट और एक इम्यूनो स्टिमुलेंट्स। ठीक है ना, इम्यूनो सप्रेसेंट जाहिर है कि जो आपकी इम्यून रिस्पॉन्सेस को सप्रेस करेंगे। ठीक है, वो सेलुलर इम्यूनिटी हो या ह्यूमोरल इम्यूनिटी हो। ठीक है, और कहाँ कहाँ इनको यूज़ किया जा सकता है, अभी मैंने आपको बताया था कि ऑर्गन सॉलिड ऑर्गन एलोग्राफ्ट में या फिर हीमोपोएटिक स्टेम सेल की ट्रांसप्लांटेशन में। इसके अलावा जो आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस है, एस्थमा है। इसके अलावा एक्यूट और क्रॉनिक रिजेक्शन ऑफ सॉलिड ऑर्गन एलोग्राफ्ट, ये सारी चीज़ें मैं आपसे अभी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, सॉलिड ऑर्गन एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपके इम्यूनोसप्रेसेंट का। आप कहीं भी इम्यूनोसप्रेसेंट की डेफिनेशन पढ़ोगे आपको ये ज़रूर बताया जाएगा कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल सॉलिड ऑर्गन और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में है। क्योंकि देखिए ट्रांसप्लांट ऑफ ऑर्गन इंट्रोड्यूसेस द फॉरेन टिश्यू इनटू द बॉडी ना, तो इम्यून सिस्टम जो है वो उसको एज ए फॉरेन टिश्यू लेता है और फॉरेन लिम्फोकाइंस बनाना शुरू कर देता है, जैसे कि इंटरल्यूकिन 2 है। अब लिम्फोकाइंस एक्टिवेट कर देते हैं इम्यून सिस्टम को फर्दर,
और दोबारा से एक साइकिल स्टार्ट कर देते हैं जो कि टिश्यू डिस्ट्रक्शन रिजेक्शन का होता है। तो वहाँ हमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स देने पड़ते हैं और ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। आप देखें कि इसके ट्रीटमेंट अभी तक कॉम्प्लेक्स हैं, पेशेंट कंप्लायंस लो है, थेराप्यूटिक मार्जिन नैरो हो सकती है, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन जो है वो काफ़ी हाई है, प्रॉब्लम होती है। और अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है कि ये एजेंट्स आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने जा रहे होते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मसला जो करते हैं वो बहुत डिजीज़ को प्री डिस्पोज कर देते हैं आपकी बॉडी को। इम्यून सिस्टम ही जब डाउन है तो डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इवन मेलेग्नेंसीज के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्लासिफाई करते हैं अपने इम्यूनो सप्रेसेंट्स को। इम्यूनो सप्रेसेंट्स में आपके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, इसके जिसमें प्रेडनिसोलोन है, और भी एजेंट्स हैं आप देखेंगे अभी। कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स है दूसरी क्लास, इसमें साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस हैं। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर मैब्स यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं। बेसिलिक्सिमैब और डेकिलीजूमैब इसके एजेंट्स हैं। इसके अलावा फ्लू हो रहा है बच्चों आज बहुत ही ज़्यादा। एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, उसमें एजाथाइप्राइन, माइकोफिनोलेट, लेफ्लुनोमाइड ये एजेंट शामिल हैं। और एमटोर इनहिबिटर्स जो हैं वो साइरोलिमस इसमें शामिल है। ये हम बारी बारी पढ़ेंगे अभी कि ये एजेंट्स बेसिकली हैं क्या। इन पर जाने से पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा रिकॉल कर लो साइटोकाइंस को। साइटोकाइंस आर बेसिकली सॉल्युबल एंटीजन नॉन स्पेसिफिक सिग्नलिंग प्रोटीन्स that bind to the cell surface receptor on variety of the cell. They are very very important in modulation of immunity as well as inflammation, दोनों में इनका रोल है। और साइटोकाइंस में क्या क्या हो सकते हैं, आपके पास इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन, टीएनएफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर टीजीएफ और कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, ऑल दे आर द टाइप्स ऑफ द साइटोकाइंस। ओके, ऐसे एजेंट्स जो कि साइटोकाइंस के एक्सप्रेशन को इनहिबिट करेंगे वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। और साइटोकाइंस को जो एजेंट इनहिबिट कर रहे हैं जिनको आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कह रहे हैं, उनके दोनों तरह के एक्शन होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं और इम्यूनोसप्रेसेंट भी होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हम अभी जितने भी एजेंट्स पढ़ रहे हैं ना वो सब इम्यूनोसप्रेसेंट्स पढ़ रहे हैं, और बाद में हम लोग एंड पर थोड़ा सा इम्यूनोस्टिमुलेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, और इनको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में यूज़ करते हैं। एग्जैक्ट मैकेनिज़्म अभी तक इलूसिडेटेड नहीं है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस भी हैं, आप लोगों ने एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स में इनको पढ़ा था। इसके अलावा ये डाउन रेगुलेट करते हैं इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 को एपोप्टोसिस करते हैं एक्टिवेटेड सेल्स में। ठीक है, यहाँ ये देखें, यहाँ मैंने इसमें नोट्स में डाल भी दिया कि इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 में प्रो इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करवाते हैं ना, या उनको ट्रिगर करते हैं, आप प्रो इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस फिगर में मैकेनिज़्म देखें। ये मुझे बहुत अच्छी फिगर लगी थी और इंटरनेट से मुझे मिली है। आप देखें कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, क्योंकि जितने भी स्टेरॉइड्स हैं आई टोल्ड यू कि उनका सेल के अंदर पेनिट्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उनके रिसेप्टर्स सेल में होते हैं। तो सबसे पहले उन एजेंट्स को पेनिट्रेट करना होगा सेल के अंदर। सेल मेम्ब्रेन भी आपको पता है कि लिपिड बाइलेयर होती है, और ये स्टेरॉइड्स हैं, फैट इन नेचर हैं, तो बहुत आसानी से ये सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, जो इनका फर्स्ट स्टेप है और ज़रूरी है। And when it enters into the cell, now the second step will be the binding with the receptor. Okay, तो आप देखें ये ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा होगा, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और ये रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर के साथ साइटोप्लाज्म में बाइंडिंग हो गई और ग्लूकोकॉर्ड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, जो मैंने आपको जनरल भी एक इनका मैकेनिज़्म बताया मैंने आप लोगों को। स्टेरॉइड का जो रिसेप्टर मैकेनिज़्म है, अगर आपको याद हो थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लो।
अब ये पूरा जो ग्लूकोकॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ना, इट विल मूव इनसाइड द न्यूक्लियस। कौन सा यहाँ कोई कलर दूसरा सिलेक्ट करूँ ताकि आप लोगों को आसानी से नज़र आ सके, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो अब ये जो ग्लूकोकॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, यू कैन सी कि इट इज़ एंटर्ड इनटू द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस में ये जाके और ये जो एन एफ के बी है, कैपा बी, इसको आप देखें, इसके साथ ये इसको यहाँ पर बाइंड करवाने को ये इनहिबिशन करवा देगा, यानी इसकी बाइंडिंग नहीं होने देगा। और जब तक एन एफ के बी यहाँ पर बाइंड नहीं होगा ना, या इसकी इनहिबिशन होगी, तो साइटोकाइन की सिंथेसिस यहाँ पर आप देखेंगे इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है? मैं ड्राइंग क्लियर करती हूँ, ये देखें। अब आपको ये देखें, यहाँ पर देखें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड अंदर आया, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, अब ये न्यूक्लियस में आ गया। अब आप यहाँ से देखें, ये मैंने इनके नोट्स में यहाँ डाल भी दिया है। एन एफ के बी जो है, ये न्यूक्लियर फैक्टर कैपा लाइट चेन एनहांसर ऑफ एक्टिवेटेड बी सेल है, और इसका काम क्या होता है? एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट करवाना, ठीक है? अब जाहिर है कि ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड इम्यूनो सप्रेसेंट है ना, तो ये इसी को ब्लॉक कर देंगे। अब जब ये इसको ब्लॉक कर देंगे, आप यहाँ देखिए कि जब ये इसको ब्लॉक करेंगे तो फिर एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन भी नहीं होगी, साइटोकाइन सिंथेसिस भी ब्लॉक हो जाएगी। ये बेसिकली इन्फ्लेमेटरी जीन्स होते हैं, तो एज ए रिजल्ट इम्यूनो सप्रेसिव रिस्पॉन्स आएगा। दूसरी तरफ आप यहाँ देख सकते हैं GRE है, और GRE ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट होता है। ये यहाँ पर भी जब बाइंड होता है और ये जो मैसेंजर RNA बनता है, इसकी वजह से 1 कैपा बी अल्फा, ये भी बेसिकली न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ कैपा लाइट पॉलीपेप्टाइड जीन एनहांसर है। और ये हम बी सेल्स की बात करें, बी सेल्स आप लोगों को पता है ना कि आपकी जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सारे उनके ट्रांसक्रिप्टिंग फैक्टर्स होते हैं, ट्रांसलेटिंग फैक्टर्स होते हैं। ये जब ब्लॉक हो जाते हैं तो एज ए रिज़ल्ट आप देखेंगे ना, तो वो जो साइटोकाइन सिंथेसिस है वो भी नहीं होगी, और इसके अलावा जो एंटीबॉडीज़ बननी है वो नहीं बनेगी, तो इम्यून सिस्टम यहाँ पर सप्रेस हो जाएगा। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ओके? और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, उसमें कुछ ऐसा समझाने की बात नहीं है, ठीक है? ये स्ट्रक्चर के साथ यहाँ दिखाया गया है, आप देखिए। इसमें जो इम्पॉर्टेंट एजेंट्स हैं वो आपके पास डेक्सामेथासोन है, प्रेडनिसोलोन है, प्रेडनिसोन भी इसको आप कहते हैं, और कॉर्टिसोल है, ठीक है? और आपको ये पढ़ लीजिएगा, डेक्सामेथासोन जो है वो बहुत ही पावरफुल इम्यूनो सप्रेसेंट है, ठीक है? ये मैंने यहाँ लिख दिया है कि किससे कितना पावरफुल है, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिए। सेकंड क्लास जो हमारे पास आती है वो है बच्चों कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर्स की। अब ये कैल्सीन्यूरिन क्या है, ये नाम तुम लोगों ने आई थिंक फर्स्ट टाइम सुना है। तो कैल्सीन्यूरिन को हम CAN के नाम से भी इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम और कैलमोड्यूलिन डिपेंडेंट सीरीन थ्रियोनिन प्रोटीन फॉस्फेटेज है, ठीक है ना? देखो, दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक फॉस्फेटेजेस और एक जो काइनेजेस होते हैं। काइनेजेस जो होते हैं वो फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं, ठीक है ना? फॉस्फेटेजेस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते हैं। अब कैल्सीन्यूरिन एक कॉम्बिनेशन है कैल्शियम और कैलमोड्यूलिन डिपेंडेंट सीरीन थ्रियोनिन प्रोटीन का। आप यूँ कह सकते हैं कि ये प्रोटीन है, और ख़ास बात ये है कि ये T सेल्स जो इम्यून सिस्टम के हैं, ये उनको एक्टिवेट करता है, ठीक है? यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है? और कैल्सीन्यूरिन बेसिकली जब आप कैल्सीन्यूरिन को ब्लॉक करोगे ना, तो फिर क्या होगा? क्योंकि इसका काम क्या है? T सेल्स को एक्टिवेट कराना, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को एक्टिवेट कराना। जब आप कैल्सीन्यूरिन को इनहिबिट कर देंगे तो एज ए रिजल्ट इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस होगा, डिक्रीज्ड होगा, क्योंकि इसको ब्लॉक करने से आप T सेल की प्रोलिफ्रेशन ब्लॉक करने जा रहे हैं। भाई देखो, इम्यून सिस्टम के जो सेल मीडिएटेड की मैं बात करूं या ह्यूमोरल की बात करूं, एक में आपके B सेल्स इन्वॉल्व हैं और एक में T सेल्स इन्वॉल्व हैं। तो B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट, इनको मैं B सेल्स और T सेल्स के नाम से याद करूँ, यही तो उनके एक्टिव प्लेयर हैं ना, जो इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं, या इम्यूनिटी का काम करते हैं, या फाइटिंग का काम करते हैं।
एक सेल मीडिएटेड के ज़रिए कर रहा है और एक एंटीजन के ज़रिए से कर रहा है, ठीक है। अब जब हम इन्हीं को ब्लॉक करेंगे या इस तरह से टारगेट करेंगे कि इनकी सिंथेसिस ब्लॉक हो, तो डेफिनेटली इम्यून सिस्टम आपका सप्रेस हो जाएगा, इम्यूनो सप्रेशन होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें। इसमें जो एजेंट हैं वो टेक्रोलिमस और साइक्लोस्पोरिन ए के नाम से शामिल है। और नेक्स्ट एजेंट्स जो हैं हमारे पास वो एंटी प्रोलिफरेटिव और एंटी मेटाबॉलिक ड्रग्स हैं, ये भी इम्यूनोसप्रेसेंट हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आती है एमटोर का जिक्र बार बार इसमें आएगा, एमटोर इनहिबिटर्स का। और एमटोर का मतलब है यहाँ मैकेनिस्टिक टारगेट ऑफ रेपामाइसिन। इसको हम अक्सर फ्रैप 1 के नाम से भी कहते हैं, जो कि एक काइनेज एंजाइम है। ये एक एंजाइम है और इस एंजाइम को आप याद रखें कि बहुत सारे प्रोसेसेस में इसका रोल है और ख़ास तौर पर ये डिसरेगुलेट हो जाता है कैंसर में या बहुत सारी और डिजीज़ हैं जैसे ओबेसिटी, डिप्रेशन या डायबिटीज़ हैं, इनमें भी इसकी डिसरेगुलेशन हो जाती है। तो जो एजेंट्स इस एंजाइम को ब्लॉक करेंगे या इनहिबिट करेंगे वो बेसिकली इम्यून सेल प्रोलिफ्रेशन को इनहिबिट करेंगे और इम्यून रिस्पॉन्स को डिक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस एंजाइम का इम्यून सिस्टम में। और टॉर का मतलब यहाँ है टारगेट ऑफ रेपामाइसिन, क्योंकि ये जो ड्रग है आगे आप लोग पढ़ोगे वो पहले रेपामाइसिन कहलाती थी और वो बेसिकली इस एंजाइम को टारगेट करती थी, ठीक है। ये जो सायरोलिमस है इसको पहले रेपामाइसिन भी कहते थे। इसके अलावा एवेरोलीमस, ये 2 एजेंट्स इसमें शामिल हैं। सबसे कॉमन सायरोलिमस है। सायरोलिमस को अगर आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के साथ एडमिनिस्टर करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का साइनर्जिस्टिक एक्शन आता है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप यहाँ से देख सकते हैं, लिपिन कॉर्ड से लिए ये पिक्चर मैंने। देखें, सायरोलिमस जो है ना, ये बेसिकली जो आपके इंटरल्यूकिन्स होते हैं, ये उनको बेसिकली उनके थ्रू काम करके इस एंजाइम को टारगेट करता है। अब आप इस फिगर में देखिए, ये देखें, यहाँ सबसे पहले ये एमटोर के बारे में बताया गया है कि ये जो ट्रांसलेशन होती है मैसेंजर आरएनए की, जो कि इन्वॉल्व होते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम G1 टू S फेज़ में, यानी सिंथेसिस के फेज़ में ले जाने के लिए, ये एंजाइम वहाँ इन्वॉल्व होता है। यानी ये सेल्स को ट्रांसफ़र करता है G1 से S फेज़ की तरफ, समझ रहे हो, सिंथेसिस फेज़ की तरफ, यानी उनकी प्रोलिफ्रेशन में इन्वॉल्व है आपके लिम्फोसाइट्स की। और जाहिर है कि जब वो सिंथेसिस फेज़ में जाएंगे तो वो फिर डिफरेंट टाइप के जो ट्रांसक्रिप्टिंग फैक्टर्स होते हैं इम्यूनिटी के, उनको बेसिकली बनाएंगे। अब ये होता ये है कि इंटरल्यूकिन जो 2 है, IL-2, ये सायरोलिमस जो है, ये उनकी जो बाइंडिंग है उस पर भी इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है। आप ये देखें कि ये सबसे पहले एक प्रोटीन के साथ सेल के अंदर जाकर बाइंड करता है, जिसे आप FKBP कहते हैं, यानी FK बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो कॉम्प्लेक्स एक बनता है FKBP, यानी कि FK बाइंडिंग प्रोटीन और सायरोलिमस का, इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है एमटोर के ऊपर, यानी ये उसको इनहिबिट करता है। और अभी मैंने बताया कि एमटोर जो है ये सेल्स को या आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी एक्टिवेशन में इन्वॉल्व है और उनको G1 से S फेज़ में डालने में इन्वॉल्व होता है। जब ये ब्लॉक होगा तो वो सारे प्रोसेसेस ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इंटरल्यूकिन को देखें तो इंटरल्यूकिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करके इस एंजाइम को एक्टिवेट कराता है, और जाहिर है कि जब इसको एक्टिवेट कराता है तो फिर सेल्स की या जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, उनकी रेप्लिकेशन होती है और वो G1 से S फेज़ की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो बेसिकली इन ड्रग्स का टारगेट ये एमटोर एंजाइम है, और याद रखिए कि ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इम्यून सिस्टम के अंदर, ओके। एंटी प्रोलिफरेटिव और एंटी मेटाबोलाइट जो ड्रग्स हैं उसमें एजाथायोप्राइन, मरकैप्टोप्यूरिन, टायोगोनिन, गोनिन, ये सब आपको पता है कि प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट्स हैं। ऑफ कोर्स अगर आप इस तरह के एजेंट्स देंगे जो कि प्यूरिन के साथ इंटरफेयर करेंगे और प्यूरिन और पायरिमिडीन आगे जाके आपको पता है कि आरएनए और डीएनए बनाने में इन्वॉल्व होता है, तो डेफिनेटली देयर विल बी इनहिबिशन ऑफ आरएनए डीएनए। ऑफ कोर्स इफ़ यू आर इनहिबिटिंग डीएनए आरएनए, एज ए रिजल्ट देयर विल बी
decreased in the transcription and the synthesis of the further immune cells. As a result, there will be immunosuppressant response. Okay. Another agent is mycophenolate. This is hydrolyzed to mycophenolic acid. You can see the structure here. And this is inhibitor of IMPDH enzyme, which is basically inosine monophosphate dehydrogenase enzyme. And this is important in the biosynthesis of guanine. Of course, these are anti-metabolite, so they are responsible to inhibit a particular type of the प्यूरीन. ठीक है, प्यूरीन या पायरिमिडीन जो भी आपके इस तरह की बेसिस होती है ना, उनको ये बेसिकली ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है, अब आ जाती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में ये जो म्यूरोमोनैब है, CD3 के नाम से इसको जाना जाता है, इसलिए कि ये CD3 एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट है. It binds to the chain of CD3 which is involved in T cell antigen recognition, signaling and proliferation. And administration करें अगर आप इसकी, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में आपका मतलब है यहाँ, followed by depletion of T cells from bloodstream and lymphoid organ. तो जाहिर है कि T lymphocytes deficient होंगे. As a result इंटरल्यूकिन 2 की प्रोडक्शन नहीं होगी, मल्टीपल साइटोकाइंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, इम्यून सिस्टम आपका सप्रेस्ड हो जाएगा. और डेक्लिजुमैब और बेसिलिक्सीमैब ये बेसिकली एंटी इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ हैं, यानी एंटी CD25 हैं. आपको पता है कि ये जो CD प्रोटीन्स हैं बहुत सारी हैं, बहुत सारे नामों के साथ इंडिकेटेड हैं, एंटीबॉडीज़ का काम करती हैं ये. तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये इसमें ये 2 क्लासेस आ जाती हैं. ये बेसिकली इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं, और इंटरल्यूकिन 2 सेल्स जो हैं वो एक्टिवेटेड टी सेल्स के ऊपर जो होते हैं उनसे, जो रेस्टिंग स्टेज में है टी सेल्स, उन पर ये बाइंड नहीं करती. और इस तरह से जो एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स हैं या जो टी सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये उनको इनहिबिट करवा देगा. ऑफ कोर्स आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाएगा. ये देखें आप यहाँ से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख सकते हो. डेक्लिजुमैब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाया गया है. ये बेसिकली आपको एंटीबॉडी नज़र आ रही है डेक्लिजुमैब, और आप देखिए कि इंटरल्यूकिन 2 के जो रिसेप्टर हैं ये इनके साथ बाइंड करती है, और जब ये बाइंड करती है, ये आपका एक्टिवेटेड टाइप का टी सेल्स है, ये इसके साथ बाइंड करके इसको सप्रेस करवा देगी. ठीक है, लेकिन जहाँ पर ये मौजूद नहीं है तो वहाँ देखें आप, ये जो ग्रीन कलर का निशान नज़र आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि उसको ब्लॉक नहीं करती है बल्कि उसको एक्टिवेट करती है. ठीक है ना, रोबस्ट सिग्नल आप देखें यहाँ ग्रीन कलर में इंडिकेट किया जा रहा है, और रेड से ये उसको ब्लॉक कर देगा. ये आप लोग पढ़ लीजिए. ये बेसिकली कोई काइमेरिक ह्यूमन माउस इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, और म्यूरिन यानी कि माउस सोर्स से ली गई है. हाफ लाइफ्स का भी जिक्र है, इसको भी आप पढ़ लें. कुछ अदर एजेंट में एलएमटूजुमैब एक और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है. ये बेसिकली CD52 को टारगेट करती है और लिम्फोलाइसिस करवा देगी, इंटरल्यूकिन 1 की इनहिबिशन करवाएगी. इसी तरह से एलिफेसेप्ट है, ये भी एक प्रोटीन है जो टी सेल एक्टिवेशन के साथ उसकी जो एक्टिवेशन है उसको टारगेट करती है या उसको ब्लॉक करती है. अच्छा, ये एक जनरल पिक्चर है जो कि आपको इम्यूनोसप्रेसेंट्स का टारगेट दिखाएगी. इस पिक्चर में आप देखिए कि फर्स्ट क्लास OKT3 यहाँ पर इंडिकेट की गई है, और OKT3 दरअसल म्यूरोमोनैब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि MHC एंटीजन और TCR टी सेल रिसेप्टर्स हैं, एक प्रोटीन्स हैं जो टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर पाई जाती हैं. ये इसको टारगेट करती है, इसको ब्लॉक करती है. ठीक है, देखिए नेगेटिव इफेक्ट है. जबकि कैल्सिन्यूरिन फैसिलिटेटेड स्टिमुलेशन इंटरल्यूकिन 2 की जहाँ हो रही होती है, ये साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलेमस इसको इनहिबिट करते हैं, इस प्रोसेस को. इसी तरह से जहाँ पर इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर ने आपस में बाइंड होना है, उन बाइंडिंग को डेक्लिजुमैब और बेसिलिक्सीमैब ब्लॉक कर देते हैं. और इंटरल्यूकिन 2 प्रोलिफ्रेशन जहाँ होनी है, जहाँ पे टॉर मौजूद है एंजाइम जो इसकी फर्दर प्रोलिफ्रेशन और इनको शिफ्टिंग में इन्वॉल्व है सेल्स को G1 से सिंथेसिस फेज में, वहाँ आपका ये सायरोलिमस एजेंट जो है वो इसको ब्लॉक करता है. तो ये एक पिक्टोरियल समरी दिखाई गई है इन एजेंट्स की, इनको आप पढ़ लीजिए.
ओके, इम्यूनो सप्रेशन के बाद नेक्स्ट कैटेगरी होती है हमारी इम्यूनो स्टिमुलेंट्स। इम्यूनो स्टिमुलेंट्स एज द नेम इंडिकेट वो एजेंट्स होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करवाते हैं बाय एक्टिवेशन और बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट। कोई भी कंपोनेंट, टी लिम्फोसाइट हो गए या एंटीजेंस हो गए, एंटीबॉडीज़ हो गई, ठीक है, बी सेल्स हो गए, एंड दीज ड्रग्स आर यूज टू इन्हांस द बॉडी इम्यूनिटी। उन केसेस में जहाँ पर इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हों या क्रॉनिक इन्फेक्शंस हों, आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा, कैंसर है, आपको पता है कैंसर में भी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन हुआ होता है, एंड यू वांट टू एनहांस द इम्यून सिस्टम, तो वहाँ आप इम्यूनो स्टिमुलेंट्स यूज़ करते हैं। इम्यूनो स्टिमुलेंट्स बहुत डिफरेंट टाइप के हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल वैक्सीन, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन, therapeutic vaccine combinations, viral vaccines, or they are used for immunostimulation purpose. इंटरफेरॉन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है, और इंटरफेरॉन आप इससे पहले एंटीवायरल एजेंट्स में भी पढ़ चुके हैं और इससे पिछले टॉपिक में भी हम पढ़ चुके हैं। इनकी 3 फैमिलीज़ हैं। टाइप 1 इंटरफेरॉन दरअसल इंटरफेरॉन अल्फ़ा और बीटा हैं, इनके बारे में आप पढ़ लीजिए, ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस तरह काम करें। टाइप 2 इंटरफेरॉन दरअसल इंटरफेरॉन गैमा है, और आप देखें कि ये एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं। तो जब ये वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं तो इसका मतलब हम इनको टारगेट कर सकते हैं अपने इम्यूनोमॉड्यूलेशन के पर्पज़ में। ओके, तो ये गैमा इम्यून एनहांसिंग है। इंक्रीज्ड एंटीजन प्रेजेंटेशन विद मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एक्टिवेशन। ओके, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने इम्यून सिस्टम को इन्हांस करने के लिए इन द केसेस ऑफ इम्यूनो डेफिशिएंसीज। ये इनके सारे यूजेस बताए गए हैं। आपको पता है कि हम इनको हेपेटाइटिस सी में यूज़ करते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं, मेलानोमा में यूज़ करते हैं, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यूज़ करते हैं, फीवर, चिल, माइलो सप्रेशन, इन तमाम केसेस में इंटरफेरॉन को यूज़ करते हैं। ओके, और नेक्स्ट एजेंट है हमारे पास थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड एक सेडेटिव ड्रग है बेसिकली, इसका बहुत ही पावरफुल सेडेटिंग एक्शन है, लेकिन ये बहुत ही डिज़ास्ट्रस टाइप का टेराटोजेनिक एजेंट है। टेराटोजेनिक एजेंट्स, आपको याद होगा बच्चों के मैंने आप लोगों को टेराटोजेनिसिटी की कैटेगरीज भी पढ़ाई थी और कैटजिंग से पढ़ने को भी दी थी, ABCD X। तो जो X कैटेगरी होती है, जो X क्लास होती है, वो उन एजेंट्स की होती है जो कि टोटली 100% टेराटोजेनिक है। टेराटोजेनिटी मीन्स कि अगर आप किसी प्रेग्नेंट वुमेन्स में उनको देंगे तो जो इन्फेंट्स हैं, जो बेबीज़ हैं, उनके अंदर वो 100% टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे। टेराटोजेनिसिटी इतनी डिज़ास्टर सामने आई थैलिडोमाइड की कि उसकी वजह से ये अब यूज़ नहीं होता है इस पर्पस के लिए। अगर आप लोग सिर्फ इसको इंटरनेट पे अगर डाल के देख लें, थैलिडोमाइड लिखें और आप इमेजेस पर जाइए, आपको ऐसे ऐसे बच्चों की पिक्चर्स नज़र आएंगी, ऐसी आपको इमेजेस नज़र आएंगी बच्चों कि उसमें जो डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं, फ़िज़िकल डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं, मेंटल डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं, फ़िज़िकल तो आपको देखते ही नज़र आ रही होंगी। तो इतना ज़्यादा टेराटोजेनिक इसका इफ़ेक्ट है थैलिडोमाइड का, लेकिन साथ साथ इसके इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शंस हैं, क्योंकि ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा को इनहिबिट करता है। ज़ाहिर है कि फेगोसाइटोसिस को रिड्यूस करेगा बाय न्यूट्रोफिल, और इंटरल्यूकिन 10 की प्रोडक्शन को ये इंक्रीज़ कर सकता है। तो इसका बहुत ही पावरफुल इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग इफेक्ट है। इस पर्पस पर इस पर बहुत अरसे से बहुत काम हो रहा है, और कोई ऐसा एनालॉग बनाने की कोशिश की जा रही है थैलिडोमाइड का कि वो इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो और उसको आसानी से यूज़ किया जा सके। ये इसके थेराप्यूटिक यूजेस हैं थैलिडोमाइड के। यू कैन यूज़ इन माइलोमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़, लेप्रोसी रिएक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ स्किन मैनिफेस्टेशन ऑफ ल्यूपस एरिथमेटोसिस, जो कि खुद एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ल्यूपस एरिथमेटोसिस जो है। ओके, ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ मेंशन है। एंड मल्टीपल माइलोमा यानी कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल, बी सेल्स दैट मेक द एंटीबॉडीज, प्लाज्मा सेल्स उनको ही कहते हैं। और एरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम जो है, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ फैट को कहते हैं, फैट सेल्स विच आर अंडर द स्किन कैरेक्टराइज्ड बाय रेड नोड्यूल्स और लम्प्स। तो ये उसके बारे में यहाँ नोट में डाल दिया है।
ये एक अच्छी सी फिगर है, इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि इट सप्रेस द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा and it reduce the expression of pro-angiogenic factor such as VEGF and interleukin 6। हाँ, ख़ास बात एक ये भी है थैलिडोमाइड की कि ये बेसिकली जो एंजियोजेनेसिस होता है ना, ये उसको ब्लॉक करते हैं। एंजियोजेनेसिस समझते हो, यानी कि ब्लड वेसल्स की सिंथेसिस, ब्लड वेसल्स को बनाना, ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड करना, उसको हम कहते हैं एंजियोजेनिक। और जो एंटी एंजियोजेनिक होता है ना, वो ब्लड वेसल्स की स्प्रेडिंग या उसकी जो उसके अंदर डिफरेंट सिंथेसिस है ब्लड वेसल्स की, और उनका जो एक नेटवर्क होता है उसके अगेंस्ट होता है, उस नेटवर्क को स्लो डाउन कर देता है। ओके, एंड दे रिड्यूस द फेगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल। अब आप देखें ना, फेगोसाइटोसिस रिड्यूस हो रहा है और ये इंटरल्यूकिन के एक्सप्रेशन जो हैं ये कम हो रहे हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस अल्फा इनहिबिट हो रहा है, तो क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और नेचुरल किलर सेल्स को ये इंड्यूस करा देता है, जो कि नॉर्मली आपकी बॉडी में जो है उनका अपना एक रोल होता है। तो इन तमाम वजह से इसको इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी यूज़ करते हैं और ज़्यादातर इम्यूनोसप्रेसेंट यूज़ करते हैं। फर्स्ट लाइन थेरेपी है मल्टीपल माइलोमा इन कॉम्बिनेशन विद डेक्सामीथासोन, यानी माइलो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, जिसको MDS कहते हैं, उसके अंदर। इसके अलावा जनाब एक और ड्रग है लेवामिज़ोल। लेवामिज़ोल भी बी और टी सेल्स को बेसिकली डिप्रेस्ड करती है, और इसका भी सीवियर एडवर्स इफेक्ट है एक ग्रेन्यूलोसाइटोसिस, जिसकी वजह से इसको भी 2005 में मार्केट से रिमूव कर लिया गया। तो ये देखिए, जो आपके इम्पॉर्टेंट एजेंट हैं या जिनका ज़्यादातर इस्तेमाल है वो ज़्यादातर इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, क्योंकि जब आप इम्प्लांट करते हैं ऑर्गन्स को, या जहाँ ऑटो इम्यून डिजीज़ है ना, तो इम्यूनो सप्रेसेंट ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इम्यूनो स्टिमुलेंट्स के। ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इम्यूनो सप्रेसेंट का है, लेकिन ये बात एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए कि वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम पर इफ़ेक्ट कर रही हैं। ओके ओके, इट वॉज ऑल अबाउट today's लेक्चर माई डियर स्टूडेंट्स। गो थ्रू द लेक्चर, और कोई भी अगर कन्फ्यूजन हुई तो हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।